3 जुलाई 2009 को एक पुलिस वाला कंट्रोल रूम में फोन करता है और बताता है कि जोली ग्राउंड से मसूरी जाने वाले रोड पे एक अपराधी एक पुलिस वाले की ही पिस्टल छीन के भागा है और इसी रूट पे ही राष्ट्रपति जी का, प्रतिभा पाटिल जी का वीवीआईपी रूट लगा हुआ है, आप जल्दी से फोर्स भेज दीजिए। वो फोन रख देता है और फिर दोबारा फोन करता है और बताता है कि उस अपराधी ने अपना रूट चेंज कर दिया है और वो एक जंगल की तरफ चला गया है। इसके बाद वो तीसरी बार फोन करता है और बताता है कि हमने उस अपराधी को मार गिराया है, उसका एनकाउंटर कर दिया है, पर उसके जो साथी थे वो भागने में कामयाब हो गए। अब जब ये खबर लोगों को मिली, पता चली, तो लोगों ने पुलिस की तारीफ करी और उनकी वाहवाही करी कि पुलिस ने किसी बड़े वारदात को होने से पहले ही उसको रोक दिया। और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी पुलिस की पीठ थपथपाई कि हमारे पुलिस वालों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही उन अपराधी को ढेर कर दिया, मार गिराया, क्योंकि उसी रूट पे ही राष्ट्रपति जी का काफिला गुजरने वाला था। और अब ये खबर मीडिया से और अखबार के माध्यम से उत्तराखंड से निकल के बाहर पूरे देश में फैलने लगी और ये खबर पहुंची गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले रविंद्र सिंह के यहाँ पर। रविंद्र सिंह सुबह का अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी अखबार में छपी एक तस्वीर पड़ती है। उस तस्वीर को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं और पूरी खबर पढ़ते हैं। जब वो पूरी खबर पढ़ते हैं तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब घर के बाकी मेंबर को ये खबर पता चलती है तो उनके घर में रोना पीटना मच जाता है और मातम पसर जाता है, क्योंकि वो तस्वीर किसी और के नहीं, उनके एक बेटे की थी, रणवीर सिंह की थी। अब वो तुरंत ही वहां से निकलते हैं और पहुंचते हैं देहरादून और वहां पहुंच के अब पूछते हैं कि हमारा बेटा कहाँ है। तो उनको बताया जाता है कि आपके बेटे का पोस्टमार्टम होना है, उसकी बॉडी एक हॉस्पिटल में है। इसके बाद दिन बीत जाते हैं, 2 से 4 दिन बीतते हैं तो उनकी बॉडी मिलती है, पर घर वालों को यकीन नहीं था कि हमारा बेटा बदमाश हो सकता है, कोई गुंडा हो सकता है। वो पुलिस थाने के बाहर ही धरना देने लगते हैं और कहते हैं जब तक पूरी सच्चाई हमें नहीं चलेगी पता, हम लोग ऐसे ही धरना देंगे, नहीं उठेंगे। तो इस बात पे पुलिस को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो घर वालों को ही पीटना शुरू करते हैं, बुरी तरीके से उनको घायल कर देते हैं। सब होता हुआ वहीं खड़े मीडिया वाले, अखबार वाले देख रहे होते हैं। इसके बाद पुलिस वहां से हट जाती है और जब उसके बाद पुलिस वहां से हट जाती है, फिर वो मीडिया वाले, अखबार वाले उस घर वाले से पूछते हैं क्या आपका बेटा अपराधी था, बदमाश था, आपको नहीं पता थी? इस पे उसके घर वाले बताते हैं कि सर हमारा बेटा कभी बदमाश हो ही नहीं सकता, वो तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, अभी कुछ दिन पहले ही उसने एमबीए करी थी और 2 जुलाई को ही वो नौकरी के लिए आया था देहरादून, उसको वहां से फोन आया था और 3 जुलाई को उसका इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू के बाद वो उसका इंटरव्यू सक्सेस हुआ था। उसने हमसे बताया भी था कि 4 जुलाई से ही उसको नौकरी ज्वाइन करनी थी। अब ये बताइए जिसको 4 जुलाई से नौकरी ज्वाइन करनी हो वो अपराध कैसे कर सकता है? तो अगर मीडिया वालों लगी तो ये खबर अगले दिन फिर अखबारों में छपी। अब इसके बाद सरकार को थोड़ा शक होने लगा कि मामला कुछ गंभीर है, कुछ गलत हुआ है और इस मामले को शक और बढ़ गया जब रणवीर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें पता चला कि रणवीर सिंह को एक दो नहीं बल्कि 22 गोली लगी थी और साथ ही उसके शरीर पर 28 जख्म थे, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। अब सरकार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जांच की बात करती है, पर घर वाले इस बात को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि पुलिस की जांच कभी नहीं कर पाएगी, हम सीबीआई की जांच करवाना चाहते हैं। इस पर सरकार कहती है ठीक है, वो इस मामले की जांच सीबीआई को दे देती है। 21 जुलाई को सीबीआई इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है और जांच करती पाती है कि रणवीर सिंह बागपत के खेखड़ी गांव का मूल निवासी था और इसका जो परिवार है ये गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहता था। रणवीर सिंह बचपन में ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसने कुछ दिन पहले ही एमबीए की थी और उसको देहरादून की एक कंपनी से जॉब ऑफर आया था, इंटरव्यू ऑफर आया था, तो गया था और इंटरव्यू में वो पास भी हो गया था, सक्सेस भी हो गया था। अब सीबीआई जब आगे की जांच करती है तो पाती है कि जिस दिन 3 जुलाई को जब इसका इंटरव्यू हो गया था तो इसका एक साथी था राम कुमार, ये उसको कहता है कि एक काम करो, कल से तो जॉब पे जाना है, आज थोड़ी मौज मस्ती हो जाती है, थोड़ी दावत कर लेते हैं और अपने तीसरे दोस्त अशोक कुमार को बुला लो। जिस रूट पे जाने की सोचते हैं, अब इनकी बदकिस्मती का हो या फिर इत्तेफाक का हो, उसी रूट पे ही राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का वीवीआईपी रूट लगा हुआ था और पूरे रोड पे बैरिकेड थी, पुलिस लगी हुई थी ताकि कोई आम लोग वहां से ना जा पाए, कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। अभी दोनों राम कुमार और रणवीर सिंह जब रूट पे जा रहे होते हैं तभी वहां पर एक चौकी इंचार्ज एसआई जेटी भट्ट अपने 2 पुलिस वालों के साथ बैरिकेड करके वहां खड़े होते हैं। जब भी बैरिकेड के पास पहुंचते हैं तो एसआई साहब उनको मना करते हैं कि ये रूट अभी बंद है, इस पर नहीं जा सकते। तो इस पे जो राम कुमार होता है वो कहता है सर हम तो निकल जाएंगे, अभी तो उनका काफिला आने में टाइम है। इनमें इसी बात को लेकर बहस होने लगती है और बहस में होते होते जेडी भट्ट को इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी मोटरसाइकिल पे एक डंडा मार देते हैं और राम कुमार को थप्पड़ कर देते हैं।
ये सब देख के हो रहा होता है, ये सब हो ही रहा होता है कि उनका तीसरा दोस्त अशोक कुमार भी वहाँ पहुंच जाता है। और इसके बाद रणवीर सिंह को इतना गुस्सा आता है कि वो जेडी भट्ट एसआई पे ही, पुलिस वाले पे ही थप्पड़ मार देता है और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। जब उससे मारपीट होने लगती है तो कुछ देर बाद राम कुमार और अशोक कुमार दोनों वहां से भाग जाते हैं मौका पाकर, पर रणवीर सिंह वहीं रह जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। कुछ देर बाद ही एक पुलिस की टुकड़ी वहां और आ जाती है। अब जब उनको पता चलता है कि किसी ने पुलिस वाले बाहर छोड़ा है तो उसको तुरंत गाड़ी में डालते हैं और कहते हैं तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, वहां ले चलो। अब रणवीर उनको एक जगह पर ले जाता है, धर्मशाला के मोहनी रोड पर एक फ्लैट में ले जाता है, फ्लैट नंबर 9 में, और देखता है तो वहाँ ताला लगा होता है। अब पुलिस इतनी झंझला जाती है, जेडी भट्ट को इतना गुस्सा आया होता है और पुलिस वाले साथ भी बहुत गुस्से में होते हैं कि इसने एक पुलिस वाले पास छोड़ा है। वो उसको वहां से थाने लेके आते हैं और आसपास के जब जो भी चौकी को बीट को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस वाले पे किसी ने हाथ छोड़ा है, वो सब थाने पहुंचते हैं। अब थाने में ले जाकर रणवीर सिंह को पीटना शुरू कर देते हैं और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। ये पीटने वाले संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 18 तक पहुंच जाती है। वो पुलिस वाले जब तक उसको पीटते हैं जब तक वो अधमरा ना हो जाए, और वो देखते हैं कि उसकी कई जगह से हड्डियां टूट गई हैं, वो अधमरा हो गया है, तो पुलिस सोचती है कि ऐसा अगर थाने में मर गया तो पुलिस वालों को बात आ जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी। तो एक प्लान बनाते हैं, एक शातिर दिमाग लगाते हैं और उसको इसके बाद उसको ले आके एक जंगल में ले आते हैं और वहाँ से झूठी खबर फैलाते हैं कि एक अपराधी भागा है, पिस्टल से भागा है और वहाँ प्रतिभा पाटिल जी का, राष्ट्रपति जी का काफिला निकलने वाला है। और उसके बाद वहाँ ले आकर उसको वो एक फेक इनकाउंटर कर देते हैं। मैंने पूरी जांच पड़ताल की तो इस जांच में पता चला कि इसमें 18 जो पुलिस वाले हैं वो दोषी हैं और इन्होंने मिलकर उस लड़के का, रणवीर सिंह का, एक फेक इनकाउंटर किया है। अब इसकी गूंज पूरे देश में फैल गई, पूरे उसमें होने लगा कि पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है कि एक होनहार बच्चे को, एक माँ बाप के बेटे को, जो माँ बाप का सहारा था, उसको पुलिस ने सिर्फ एक थप्पड़ के लिए उसका इनकाउंटर कर दिया, उसकी जान ले ली। अदालत ने भी इन 18 लोगों को दोषी पाया और इनको उम्र कैद की सजा दी थी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं ऐसे पुलिस वालों के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखें।